नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। राजभवन से फिर भेजे गए सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान की व्यवस्था है जिसके माध्यम से राजभवन से सवाल पूछे जा रहे हैं। 16 के ख में लिखा है कि राज्यपाल जानकारी दे, वह स्टेज अब पूरा हो गया है। विधानसभा में पारित होने के बाद बिल राजभवन में जाता है। इसमें 3 स्टेज हैं, या तो वो विधानसभा को लौटा दे, या राष्ट्रपति को भेज दे, या आरक्षित रख दे। यह प्रॉपर्टी विधानसभा की है और अब बिल भी पारित हो गया है, तो इसे डिले करने का कोई उचित और औचित्य नहीं बनता है। मुख्यमंत्री का बड़ा बयान एकात्म परिसर से जो 10 सवाल आए हैं, मैंने उसका भी जवाब दे दिया है। प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए मैंने उत्तर दे दिया है, लेकिन केवल राज्यपाल की हठधर्मिता के सामने आ रही है। जो बात राज्य सरकार और राजभवन के बीच है, उसे प्रेस रिलीज के माध्यम से सामने ला रहे हैं। तो सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने राजभवन से भेजे गए सवालों को लेकर बात कही और साथ ही साथ सवालों का सीएम ने जवाब भी दिया है। आज जो बिजली बिल में जो वृद्धि हुई है, वो वेरिएबल कास्ट एडजस्टमेंट VCA के रूप में हुआ है और ये सही मायने में बिजली हमको 2-3 प्रकार से मिलता है। एक राज्य सरकार के जितने थर्मल पावर प्लांट है, हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जितने हमारे यूनिट है, उसके माध्यम से बिजली मिलता है। दूसरा बिजली मिलता है हमको NTPC से, मेजर जो मिलता है। इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि धमतरी निवासी सेना के जवान मनीष ध्रुव शहीद हो गए हैं। लद्दाख में तैनात थे मनीष ध्रुव की शहादत पर सीएम बघेल ने उनको नमन किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के सपूत की वीरता हमेशा गौरवान्वित करती रहेगी। इसके साथ ही साथ परिजनों के प्रति शोक संवेदना भी सीएम ने प्रकट की है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको साझा कर रहे हैं, जहां पर लद्दाख में तैनात जवान के शहीद होने की खबर सामने आ रही है, जिस पर सीएम ने शोक व्यक्त किया है। धमतरी के निवासी थे जो कि लद्दाख में तैनात थे, जिनका नाम मनीष ध्रुव था और परिजनों के प्रति सीएम ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सीएम ने ट्विटर के माध्यम से शोक व्यक्त किया है। लद्दाख में तैनात जवान के शहीद होने पर सीएम ने शोक व्यक्त किया है। उधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेमेतरा जिले के चौथे दिन दौरे पर रहे, जहां मुख्यमंत्री के आगमन पर नवागढ़ विधानसभा के विधायक और संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे कांग्रेसी नेताओं ने पुष्पगुच्छा से स्वागत किया। इसके बाद छत्तीसगढ़ में तारीख के फोटो पर दीप प्रज्वलित कर प्रदेश के राजकीय गीत के बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शासकीय योजनाओं के बारे में जनता से रूबरू होकर समस्याओं को सुना। तो सीएम भूपेश बघेल बेमेतरा दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मुलाकात की, उनसे रूबरू होते हुए लोगों की समस्याएं सुनी और साथ ही साथ अधिकारियों को लोगों की समस्या के निस्तारण करने के आदेश भी दिए। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने सीएम का स्वागत किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ में तारीख के फोटो पर दीप प्रज्वलित करी गई और साथ ही साथ प्रदेश के राजकीय गीत के बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं दुर्ग की, जहां विधायक और महापौर ने वार्ड नंबर 34 के सामुदायिक भवन में शौचालय निर्माण कार्य और सीमेंट सड़क का भूमि पूजन किया। 17 लाख की लागत से हो रहे निर्माण कार्य और सीमेंट सड़क का आज विधायक अरुण वोरा और महापौर धीरज बाकलीवाल ने भूमि पूजन किया। इस दौरान भारी संख्या में वार्ड के नागरिक और विशेष रूप से महिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग की अध्यक्ष कन्या और दुर्ग नगर निगम के एल्डरमैन जगमोहन मौजूद रहे। तो विधायक ने आज शौचालय निर्माण और सीमेंट सड़क का आज शुभारंभ हुआ है, उसके लिए भूमि पूजन किया गया है। बताते चले कि 17 लाख की लागत से निर्माण कार्य हो रहा है, जिसके लिए आज भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरान बड़ी संख्या में वार्ड के नागरिक और विशेष रूप से महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी वहां पहुंचे। विधायक और महापौर ने इस कार्यक्रम का शुरुआत किया, जहां पर भूमि पूजन किया गया है। गया वार्ड नंबर 34 में सड़क सीमेंटीकरण, धीमर समाज का सामुदायिक भवन, मूत्रालय एवं शौचालय निर्माण माननीय विधायक अरुण वोरा जी के कर कमलों से आज यहाँ संपन्न हुआ। और जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार विकास कार्य दुर्ग शहर में हो रहे हैं। लगभग 64 करोड़ के कार्य नेहरू नगर से मिनी माता से अंडा, मिनी माता से अंजोरा कार्यक्रम हुआ था भैया। हमारे छत्तीसगढ़ ढीमर समाज दुर्ग परगना के भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ था भैया, जिसमें 17 लाख का टोटल भूमि पूजन हुआ है। 10 लाख का सीसी रोड का हुआ है और 5 लाख महापौर निधि से भूमि पूजन हुआ है अतिरिक्त कमरा बनाने के लिए, और एल्डरमैन जगमोहन ढीमर के निधि से 2 लाख रुपए मूत्रालय शौचालय के लिए। ये दुर्ग शहर का लगातार विकास होते जा रहा है और न केवल सड़क, नाली, बिजली, पानी, बल्कि जो सामाजिक भवन है सर्व समाज के, उसके लिए भी राज्य शासन के माध्यम से और विधायक निधि के माध्यम से और महापौर निधि और पार्षद निधि के माध्यम से राशि स्वीकृत की जा रही है। यहाँ पर आज हमने हमारे सर्व ढीमर समाज के भवन का भूमि पूजन किया। लगभग 10 लाख रुपए की लागत से विधायक निधि से बनेगा। दुर्ग में कई जगह पर नए साल का जश्न मनाया जाएगा। इस मौके को देखते हुए कानून व्यवस्था पर दुर्ग पुलिस विशेष ध्यान दे रही है। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि नशे में धुत वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि खास इलाकों में पुलिस को तैनात किया जा रहा है। जिन इलाकों में पार्टियां आयोजित होती हैं, हुड़दंगा नहीं जाएगा, पुलिस सतर्क। तो नए साल के जश्न में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। दुर्ग पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। एसपी का कहना है कि हुड़दंगइयों को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। हुड़दंगइयों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको बताते चलें कि पुलिस प्रशासन को भी निर्देश दिए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने के। ड्रोन कैमरा से पूरे टाउन की जो है निगरानी की जा रही है। जितने निगरानी बदमाश हैं उन पे नज़र रखी जा रही है। थाना बुला के उनको समझाइश दी जा रही है। कोरोना के फैलते रूप को देखते हुए मैं जनता से भी आग्रह करूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स और मास्क का यथासंभव प्रयोग करें। पूरे जो डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स हैं वहाँ पे उन पे नाकेबंदी की गई है और उस पर जाँच की जा रही है। जो इलीगल शराब और नशे की चीजों पे पूरी तरह से रोक टोक लगाई जा रही है। उधर कांकेर जिले के परालकोट पंखजूर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अंतगाड़ विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बैठक हुई।
बैठक में महासमुंद के पूर्व सांसद चंदूलाल साहू ने शिरकत करते हुए सरकार के खिलाफ हमला बोला, जहां उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजना सरकार जनता तक नहीं पहुंचने दे रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में गरीबों के लिए बन रहे प्रधानमंत्री आवास की स्थिति काफी खराब है। यह लाखों आवास अधूरे हैं यहां पर और आवासों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। तो बीजेपी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर यह बैठक हुई और महासमुंद के पूर्व सांसद ने इस दौरान शिरकत की। बैठक में रणनीति बनाई गई, साथ ही साथ राज्य सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी ये कहा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि इस योजना को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। उधर कवर्धा में छापेमारी करने गई पुलिस और आबकारी की टीम पर गांव वालों ने हमला बोल दिया। पुलिस और आबकारी विभाग की टीम के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। अधिकारियों को ग्रामीणों ने दौड़ा दौड़ाकर पीटा। महिला पुलिसकर्मी को भी डंडे से पीटा गया। कच्ची मछुआ शराब बना रहे ग्रामीणों को ये टीम पकड़ने गई थी। सिंघनपुरी थाने के नवागढ़ की ये पूरी घटना बताई जा रही है। कवर्धा के गांव धनवही में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व से निकलकर हाथियों का दल बोडला ब्लॉक के अंतिर शोर पर बसे 2 गांव में घुस गए, जहां जमकर उत्पात मचाया। दल में 6 हाथी बताए जा रहे हैं। हाथियों ने ग्राम धनवाही और चंद्रादार में 6 घरों को तोड़ दिया और अंदर रखे राशन खा गए। गंभीर बात यह रही कि रात में जब हाथी घरों को तोड़ने लगे तो अंदर सो रहे परिवार सहम गए। परिवार के सदस्यों ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं घर में रखे राशन और अन्य सामान को हाथियों ने नुकसान पहुंचाया है। तो हाथियों का आतंक लगातार जारी है, जहां पर 6 हाथियों ने घर के अंदर घुसकर मकान को तोड़ा और इस दौरान घर के अंदर मौजूद लोगों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद अब स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा डर का माहौल देखने को मिल रहा है। उधर रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का आज जो निधन हो गया है, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने निधन पर शोक प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि ईश्वर दिवंगत आत्मा की वो शांति दे, परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। इसके साथ ही साथ उन्होंने लिखा है कि समस्त देशवासियों की संवेदनाएं पीएम के साथ हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर पीएम की माताजी के निधन के मौके पर सीएम ने शोक प्रकट किया है। तो सीएम ने ट्वीट के माध्यम से अपनी संवेदनाएं परिवार को प्रकट की हैं। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि परिवार के साथ उनकी संवेदनाएं हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सरगुजा संभाग के दौरे के दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि चुनाव से पहले वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। उनके इस बयान ने प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा दिया है। वहीं लोग इस बयान के कई तरह के मायने निकाल रहे हैं। टीएस सिंहदेव ने चुनाव लड़ने को लेकर अपने मन की बात कह दी है।
शहर के गांधी स्टेडियम में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव लड़ने का सही में मन नहीं है। साथ ही कहा कि अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, इससे पहले 2008, 2013, 2018 में मन में भी था कि चुनाव लड़ना है, लेकिन इस बार चुनाव लड़ने का वैसा मन नहीं है। क्योंकि फैसला नहीं लिया है तो तब तक का इंतजार मेरे लिए भी, सबके लिए भी। जनता कब तक? मैंने इस बार सही में मन नहीं बनाया, वरना अभी तक जितने चुनाव हुए हैं 2008, 2013, 2018, इसके पहले मन में भी था कि मन है लड़ने का, लोगों से पूछ के लड़ूंगा। इस बार वैसा मन नहीं है, लेकिन जो भी करूंगा पूछ के करूंगा। उधर सुकमा में नक्सलियों ने निब्बेजी कन्या आश्रम के निर्माण में लगी जेसीबी मशीन के आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों ने ऑपरेटर समेत हेल्पर की बेरहमी से पिटाई कर दी। सभी को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बेरहमी से पिटाई, हेल्पर की पिटाई का मामला सामने आया है। और सुकमा के नक्सलियों ने बेजी कन्या आश्रम में निर्माण में लगी जेसीबी मशीन को आग के हवाले कर दिया गया। इसके साथ ही साथ नक्सलियों ने ऑपरेटर समेत हेल्पर की बेरहमी से पिटाई की, जहां अब हेल्पर को गंभीर चोटें आई हैं और इलाज के लिए उसे भर्ती कराया गया है। उधर बीजापुर जिले में एक ऐसे आंगनबाड़ी भवन है जहां नौनिहालों की जान खतरे में है। यहां साल से जर्जर भवन में आंगनबाड़ी संचालित की जा रही है। भवन के जर्जर होने की शिकायत जिम्मेदारों को की गई कई बार, लेकिन आज तक इस भवन की मरम्मत नहीं हो पाई है। बहरहाल केंद्र की कार्यकर्ता और सहायिका द्वारा स्वयं ही गोबर और मिट्टी एवं मरम्मत की जा रही है ताकि बच्चे सुरक्षित रह सके। तो आंगनवाड़ी की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जर्जर हालात में बच्चे वहां पर आते हैं और उनकी जान खतरे में है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से गोबर का इस्तेमाल करके स्थिति को ठीक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आला अधिकारी हैं कि इस मामले की कोई सुध नहीं ले रहे हैं। मरमेड स्कूल पढ़ रहा है। कितने बच्चे हैं? 25 है। ये पूरा जर्जर हो गया है भवन, आप कैसे यहाँ पे बैठ रहे हो? बारिश के समय तो बैठने के लिए बहुत दिक्कत होता है। आप अपने अधिकारी को सूचना दिए? जी दिए हैं, लेकिन वो बनेगा बोल रहे हैं, बन रहा नहीं, कुछ नहीं। भिलाई में छत्तीसगढ़ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक देवेंद्र यादव और भिलाई नगर निगम के महापौर नीरज पाल थे। भारत के हर प्रांत से आए हुए खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। जैसा कि अभी हमारे सेक्रेटरी जनरल महोदय ने बताया, ये 48वीं मेन और 40वीं महिला सीनियर नेशनल चैंपियनशिप पावर लिफ्टिंग की यहाँ पर आयोजित की जा रही है भिलाई में, जो कि एक छत्तीसगढ़ प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए एक बहुत ही बड़ा गौरव का और सम्मान का विषय है कि इतना बड़ा आयोजन भिलाई शहर को मिला है। 11 वर्षों के पश्चात ये आयोजन यहाँ पर हो पाना संभव हुआ है और ये बड़े हर्ष का विषय है कि पावर लिफ्टिंग इंडिया ने हमें छत्तीसगढ़ प्रदेश पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन को जिम्मेदारी सौंपी है। इस प्रतियोगिता में पूरे भारत से खिलाड़ी और ऑफिशियल्स मिला के लगभग 500 प्रतिभागी हैं, जो अगले 5 दिनों तक इस प्रतियोगिता में अपना जौहर दिखाएंगे। इस प्रतियोगिता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम का चयन किया जाएगा, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के भी ऐसे खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते हैं वे भी इसमें भाग ले रहे हैं।
चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।